न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लिख लो आप। एक तो है रेडियो सक्रियता, एक तो है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता क्या है और इसके अनुप्रयोग यानी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एक तो ये है। आई बात समझ में? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक तो आपको क्या पढ़ना है, रेडियो सक्रियता क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। दूसरी चीज है जो आपको पढ़नी है यहां पर, वो है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एवं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक ऐसी प्रक्रिया, एक तो ऐसी प्रक्रिया है जो संरचनात्मक है, संरचनात्मक है, सृजनात्मक है, जिससे दुनिया चल रही है, और एक ऐसी प्रक्रिया जो दुनिया को मिटाने के लिए बनाई गई है। दोनों पढ़नी है आपको, कैसे तो ये दुनिया खत्म होगी और कैसे ये दुनिया चल रही है, दोनों चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। भाई आपके पास एनर्जी का एकमात्र सोर्स क्या है? सूर्य। एनर्जी का पृथ्वी पर एकमात्र सोर्स जिससे एनर्जी मिलती है, दुनिया का कोई जीव हो चाहे भले कोई मशीन हो, सब किससे चल रहे हैं? सारे उपकरण ऊर्जा से। इंसान किससे चल रहा है? ऊर्जा से। ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से। भोजन किससे बनता है? सौर ऊर्जा से। भाई प्लांट पादप क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पादपों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब किससे बनते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। तो प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश के हो सकता है क्या? बस तो प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से भोजन, उस भोजन को हम खाते हैं, उससे हम चलते हैं। तो हम सब किस पे डिपेंड है? सूर्य पे। सूर्य किस पे डिपेंड है? सूर्य की ऊर्जा किस पे डिपेंड है? नाभ के संलयन पे। क्लियर है बात? और इधर आपने क्या बना दिए? परमाणु बम, विखंडन के द्वारा। इससे क्या होगा? आपका हिसाब किताब जो भी फाइनल करना होगा किसी दिन। तो एक तो ये चीज समझनी है। फिर आपको ये समझना है कि ये बने कैसे, परमाणु बम वगैरह ये सब कैसे बने, हाइड्रोजन बम बना कैसे, और वो आपको समझ में आएगा किससे? रेडियो सक्रियता से, रेडियो एक्टिविटी से। इस पूरे चैप्टर की कहानी कहां पर चलेगी? इसका नाम क्या है? नाभिकीय भौतिकी। ये दुनिया पितल दी इस दुनिया में जीव जंतु हैं, सुन लो, पेड़ पौधे हैं, वस्तुएं हैं जो कि निर्जीव में बातें नहीं करें, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, और ज्ञान संबंधी कोई बात आपके पास है तो मुझे बताएं। पीली टी शर्ट, बात नहीं। हाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तुएं, सारे के सारे किससे बने हैं? पदार्थ से। सब किससे बने? पदार्थ से। पदार्थ के तीन रूप, तत्व, यौगिक, मिश्रण।
किसी भी रूप की बात कर लो, तत्व यौगिक मिश्रण में से किसी की बात कर लो, पदार्थ के अंदर अंतिम रूप से क्या निकलता है? परमाणु, एटम। ठीक है, एटम यानी परमाणु निकलता है। परमाणु की बेसिक संरचना आप सभी जानते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर इस नाभिक पे डिपेंड है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित बात करेंगे? नाभिक। नाभिक का पूरा ज्ञान फुल। अभी तक आपको सिर्फ इतना पता है कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इस नाभिक के अंदर बहुत कुछ घटित हो रहा है। इस नाभिक के अंदर इस दुनिया की पूरी क्या है? ज्ञान है। पूरी दुनिया का ज्ञान बसा हुआ है। कैसे है वो आज हम समझेंगे। दुनिया मैंने बता दिया किससे बनी है? पदार्थ से। पदार्थ के अंदर क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा ज्ञान आप लें परमाणु के बारे में। एटम क्या है? परमाणु की परिभाषा किसने दी? परमाणु की परिभाषा किसने दी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या परिभाषा दी? परमाणु पदार्थ का अविभाजित कण है या अविभाजित संरचना है। परमाणु पदार्थ का अविभाजित कण है या अविभाजित संरचना है। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। सही है? परिभाषा सही है? बिल्कुल सटीक परिभाषा। ठीक है, परंतु यह अवधारणा गलत साबित हुई। यह अवधारणा गलत साबित हुई। तुम लोगों ने ऊपर का सेंटेंस तो रटा हुआ है, सारी किताबों में लिखा रहता है ये, लेकिन उसके नीचे ये भी लिखा रहता है कि ये अवधारणा अब गलत साबित हो चुकी है और तुम उसको क्योंकि तुम्हारी पहुंच वहीं तक है। हाँ, ये अवधारणा गलत कैसे हो गई? अरे सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि परमाणु अगर सबसे छोटा कण होता, यहां पर एक और शब्द जोड़ दो, इन्होंने ये भी कहा था परमाणु पदार्थ का अविभाजित सूक्ष्मतम क्या है? सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है या संरचना है। अगर परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता और अविभाजित होता, अविभाज्य, तो फिर परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकलते? ये भी तो कण है भाई। आप ये कह रहे हो कि ये इतना छोटा कण है कि इससे छोटा कोई कण हो ही नहीं सकता, और इससे छोटा कोई कण नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जितना तोड़ सकते थे उतना तोड़ लिया। तो जब ये अविभाजित कण है तो इसके अंदर 3 कण और कहां से आए? या तो आप ये कह दो कि ये 3 कण नहीं होते हैं, और अगर ये मानते हो कि ये 3 कण इसके अंदर होते हैं तो फिर ये मत कहो कि ये अविभाजित कण है। क्योंकि जब तक जॉन डाल्टन ने अपनी बात रखी थी, जॉन डाल्टन ने जब तक ये कहा कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाजित कण है, तब तक जे.जे. थॉमसन, चैडविक,
या रदरफोर्ड जैसे जो वैज्ञानिक थे उनके क्या नहीं आए थे, सिद्धांत नहीं आए थे। बाद में इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, परमाणु के भीतर 3 नए कणों की खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो जो डाल्टन जो थे उनकी परिभाषा क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, तो एक तो हमें ये समझना है कि साहब जब उनकी परिभाषा गलत हो गई तो नई परिभाषा क्या है, तो नई परिभाषा आपको बताएंगे। दूसरी बात, परमाणु की खोज का श्रेय तो डाल्टन को ही जाएगा क्योंकि शुरुआत उस व्यक्ति ने की है। वो एक अलग बात है कि उनसे एडवांस चीज कोई और छुपी हुई थी जो उनको नहीं पता थी और वो बाद में पता चली। ठीक है, तो याद रखिए, डाल्टन साहब को हम याद रखेंगे किसके लिए, खोज के लिए, खोज का श्रेय। हमें पढ़ना क्या है, रेडियो सक्रियता वगैरह ये सब पढ़ने, लेकिन जब तक तुम परमाणु और नाभिक के बारे में नहीं जानते, रेडियो सक्रियता तक दूर दूर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रेडियो सक्रियता का कंसेप्ट ही कहां से निकलता है। मैं परमाणु पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, परमाणु चैप्टर पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में, पूरा चैप्टर तो वहीं पे पढ़ेंगे, पूरा वो अलग सिस्टम है उसका। परमाणु के सिद्धांत पढ़ना, परमाणु की बाकी की चीजें जैसे समस्थानिक, समभारिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये सब चीजें, कुछ चीजें यहाँ जो काम आएंगी वो पढ़ेंगे। समझ रहे बात? यहाँ हम सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे जो यहाँ पर काम आएंगी, बाकी की चीजें हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि खोज का श्रेय तो किसको गया। अच्छा, अब बात आती है कि परमाणु की नई परिभाषा क्या है, नई परिभाषा क्या है, तो वो देखो। यहां तक लिख लिया सभी ने? लिखो तो नोट करो फटाफट। लिख लिया? हाँ जी, अब लिखिए आप परिभाषा, देखिए लिखते जाना साथ साथ, फिर मैं समझा दूंगा। पदार्थ, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, नहीं रखता है, उसे परमाणु कहते हैं।
उसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, उसे परमाणु कहते हैं। यहीं पर लिख देना, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ परमाणु से या परमाणुओं से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ये परमाणु की परिभाषा है। अभी इसको हम समझेंगे। पहले एक और परिभाषा लिखेंगे, अणु, जिसे हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, इसकी परिभाषा भी लिखते चलना। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। परंतु किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें नीचे, परमाणु आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। इसका मतलब बड़ी संरचना कौन सी है, अणु। परमाणुओं से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे फिर इनको समझेंगे। एक और पॉइंट लिखना, अणु किसी तत्व व यौगिक दोनों के हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं। अणु किसी तत्व या यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के हो सकते हैं। अब देखो, इनको समझो, इनका मतलब क्या है, जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, किससे मिलकर बना है, पदार्थ से। पहले तो ये समझ लो, पदार्थ यानी मैटर। इस पदार्थ के इस प्रकृति में तीन रूप पाए जाते हैं, तीन रूप। पदार्थ के तीन रूप कौन से, एक तो तत्व, एलिमेंट, एक यौगिक यानी कंपाउंड, और एक मिश्रण यानी मिक्सचर। और ये पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, मेंस में, प्री में, सब में दे रखा है। ये अलग से चैप्टर केमिस्ट्री में आएगा, पदार्थ के नाम से, वहां पढ़ेंगे। यहाँ केवल इनके जो काम, यहाँ की जो काम की चीजें वो समझ लो। तत्व जो होते हैं ना, तत्व, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है। कैसा रूप है, शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है।
और प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब है कि इसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु। इसकी जो संरचना बनेगी, इसकी जो संरचना, साथ साथ लिखते भी रहो, समझते भी रहो। तत्व जो है, तत्व ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है। और प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब है इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। मिलावट का मतलब इसमें एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। प्रकृति में 118 तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व। और ये 118 तत्व आपने व्यवस्थित कर दिए किसमें, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। समझिए बात। तत्व जो है दुनिया की हर वस्तु पदार्थ से बनी है। पदार्थ का एक रूप कौन सा है, तत्व है। और प्योरेस्ट फॉर्म जो दुनिया में शुद्धतम रूप पाई जाती है वो यही है, तत्व। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे उसमें, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के परमाणु होंगे, कार्बन है तो कार्बन के ही परमाणु होंगे। समझे बात। अब ये तत्व क्या करते हैं, ये आपस में क्रियाएं करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, क्रिया। जैसे मैं कल कह रहा था आपसे, और वो क्रिया किसके लिए होती है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, और क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। समझिए बात। दो उदाहरण बताओ। एक तो सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिले, और क्या बना, NaCl। एक आपने क्या किया, सुनना ध्यान से, एक आपने पानी के साथ अल्कोहल मिला दिया। क्या मिला दिया, दुनिया का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। पानी के साथ आपने क्या मिलाया, अल्कोहल मिला दिया। और एक में आपने क्या किया, कुछ सोडियम डाला कुछ क्लोरीन डाला, ऐसे किया। दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको, दोनों। चलो एक और उदाहरण बताता हूं। आपने नमक और पानी का घोल बना दिया, दोनों में क्या अंतर आता है, एक तो इधर ये है, एक उधर वो है। दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये तो है ही कि भाई एक तरफ NaCl है एक तरफ अलग चीज है, वो तो है ही, ये नहीं, आपको इनके प्रोसेस में क्या अंतर आ रहा है, नजर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। मैं बताता हूं, सुनो, अरे ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। NaCl में सोडियम और क्लोरीन के परमाणु 1:1 में मिलेंगे, एक सोडियम का एक क्लोरीन का, तो ही नमक बनेगा। समझ रहे हो बात। ऐसे नहीं कि यार आज सोडियम कम पड़ रहा है, क्लोरीन तू तो 2 दे दे और मैं एक से ही काम चला ले मेरा। NaCl2 नमक है क्या, बनेगा ही नहीं, ये नमक नहीं कहा जा सकता। जो कह रहा है वो डूब के कहीं मर जा। H2O, H2O हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। यही रेशियो रहेगा तो ही जल का अणु बनेगा, यही रेशियो रहेगा तो ही जल का अणु बनेगा। ऐसे नहीं कि यार हाइड्रोजन कम पड़ रही है, ऑक्सीजन तू एक काम कर, तू तेरे 2 मेरा 1, ऐसे जल बन सकता है कि HO2, जिंदगी में नहीं बन सकता। समझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो पदार्थ है ना, इनका अलग सिस्टम है, ये निश्चित अनुपात में, और इनके बीच में क्या होती है, बाकायदा रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं,
और यही कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। यौगिक क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। समझ गए? दो चीज हमेशा याद रखना, एक तो केमिकल रिएक्शंस होंगी और एक अनुपात क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, फिक्स रेशियो है। इधर क्या है? आपने नमक ज्यादा मिला दिया, पानी कम रह गया तो भी सॉल्यूशन बनेगा। पानी ज्यादा मिला दिया, नमक कम रह गया तो भी घोल बनेगा। ये क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण में नो केमिकल रिएक्शंस, कोई किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है। केवल पदार्थ के जो अणु हैं, जो कण हैं, वो घुल जाते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। समझिए? आप पानी में अल्कोहल मिलाते हैं, किसी को ज्यादा किसी को पानी, कोई पानी कम डालता है, कोई पानी ज्यादा डालता है, तो अपने अपने इच्छा, अपनी अपनी कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से। लेकिन वो मिश्रण ही कहलाएगा। आपको क्या उसमें पता चल रहा है कि अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल हैं, पानी के कितने हैं, पानी के कितने परमाणु हैं, अल्कोहल के कितने? ऐसा कोई गिन के डाल रहे हो क्या? कोई रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं। तो ये जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। तो मिश्रण में ये हो रहा है कि यहां तो दो या दो से अधिक तत्व भी मिलेंगे, लेकिन मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक भी मिल सकते हैं। यानी तत्वों से क्या बनते हैं? यौगिक। और तत्व और यौगिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्रण। आगे बात समझ में? तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो खोजी गई है दुनिया में वो ये है, और इन्होंने फिर क्या कर दी? दुनिया फैला दी। जैसे ये मान लो कि इस धरती पर 118 परिवार थे शुरुआत में, 118 लोग थे, फिर उन्होंने क्या किया? फैला दिए दुनिया भर के यौगिक। समझिए? तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो आप यहां पर आ जाओ। यौगिक, यौगिक में सिर्फ इतना लिख दो यहां पर, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। सॉरी सॉरी सॉरी, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रियाओं से जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो, जैसे H2O, NaCl, HCl, कुछ भी लिख दो, जो भी यौगिक आपके जानते हैं। ये पानी का अणु है, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये HCl। ठीक है? हाँ जी, मिश्रण की परिभाषा लिखो। मिश्रण की परिभाषा लिख दीजिए। लिखो, जब दो या दो से अधिक मिश्रण, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो लिख ले उसको, मेरी तरफ क्या देख रहा है? लिखता चल, मैं तेरे लिए रुकूं 5 मिनट जब तू लिखेगा। लिखो, जब दो या दो से अधिक तत्व, मिश्रण की परिभाषा लिख रहे हैं हम, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, इसमें दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। नीचे लिखो, मिश्रण में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता। पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता और ना ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता और ना ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ना ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे लिख दो, उदाहरण लिखेंगे, नमक और पानी का घोल। जैसे नमक और पानी का घोल, एल्कोहल और पानी का घोल। दूसरा उदाहरण, एल्कोहल पानी का घोल। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन अभी तक हमारा एक संशय आपके दिमाग में होगा, वो हमने क्लियर अभी नहीं किया है। क्या? हमने परिभाषा लिखी थी किसकी? परमाणु की। और एक तरफ हमने लिखी थी किसकी? अणु की। अब देखो इनकी परिभाषा को, अब समझो, अब आपको समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा वह भाग है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, परंतु प्रत्येक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। दुनिया का हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। मैंने आपको टोटल बताए 118 तत्व। ये जो 118 तत्व हैं, ये सब किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, कोई भी ले लो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चांदी का Ag, कॉपर, ठीक है, कुछ भी ले लो, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, कुछ भी ले लो, बहुत सारे हैं, 118 हैं। अब ये जो है ना, इनका याद रखिए, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब है कि परमाणु कभी भी अकेला नहीं रहता है, अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन का एक परमाणु कहीं पड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता। वो पड़ा भी है तो उतनी देर के लिए पड़ा होगा, तब तक उसने रासायनिक अपक्रिया नहीं की है, उसका अकेले का अस्तित्व है ही नहीं। वो तुरंत क्या करेगा? दूसरे परमाणु से जुड़ेगा और क्या बना लेगा? अणु बना लेगा। समझिए बात? तो पहली बात यह है कि इनका ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जबकि अणु जो होता है, इसका क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये कैसा स्वतंत्र है? ऐसा ही था, स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे कि दो परमाणुओं ने मिलकर क्या बना लिया? हाइड्रोजन, ये अणु बन गया। दो परमाणुओं ने मिलकर क्या बना लिया? नाइट्रोजन, ये क्या बन गया? अणु बन गया। तो पदार्थ में परमाणुओं के रूप में पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। परमाणु लेकिन आपस में क्या करते हैं? क्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? अणु।
और उनका क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। समझिए। अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और लिखाई कि अणु किसी तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। ये तत्व के अणु हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन अणु ये भी तो है, ये जल का अणु है, ये NaCl नमक का अणु है। तो ये तो किसके हो गए, तत्व के अणु, और ये किसके हो गए, यौगिक के अणु। आगे बात समझ में। तो एक चीज यहां पर सीख लो कि परमाणु जो है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु किसी तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। एक परिभाषा में दोनों में लिखा है हमने ये सेंटेंस, तो ये क्लियर हुआ। दूसरा हमारा उसमें पार्ट ये था कि परमाणु प्रत्येक रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। और इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ नए बन रहे हैं या बने हैं, जो भी पदार्थ बना है वो रासायनिक अपक्रियाओं से बना है, लेकिन रासायनिक अपक्रियाओं में भाग कौन लेगा, परमाणु को अधिकार है, अणु को अधिकार नहीं है। रासायनिक अपक्रियाएं जितनी भी होती हैं सब कौन से स्तर पे होती हैं, परमाणु स्तर पे। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों ने क्या बना लिया, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, यौगिक। क्या है, यौगिक। लेकिन H2 और Cl2 दोनों ही, ये यौगिक का क्या है, अणु। ये यौगिक का क्या है, अणु। और हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या है, अणु। अब आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे आपके अणु तो रासायनिक क्रिया में भाग लेता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो अणु ही ले रहे हैं और नया अणु बना रहे हैं। तो ये रासायनिक अपक्रिया जैसी आपको दिख रही है वैसी होती नहीं है, ध्यान रखिए। जब भी रासायनिक अपक्रिया होंगी, पहले हाइड्रोजन H2 दो भाग में टूटेगा, क्लोरीन दो भाग में टूटेगा। अस्तित्व इसी आधार पर है, H2 का अस्तित्व है, Cl2 का है, लेकिन आपस में अगर इनको जुड़ना है तो पहले इनका विघटन होगा इंटरनली, और फिर एक H दूसरे Cl से, दूसरा H एक Cl से जुड़ेगा, और तब क्या बनेगा, HCl। यानी अभी क्रिया कभी किस स्तर पे नहीं हो सकती, अणु स्तर पे नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ किस स्तर पे होगी, परमाणु स्तर पे। आगे बात समझ में। तो ये है परमाणु और अणु में अंतर। और आज के बाद अगर आपसे कोई परमाणु की परिभाषा पूछे और आप ये बताओ कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो साथ में ये जरूर बोलना कि सर अब ये परिभाषा गलत साबित हो चुकी है। समझिए, लिख दो। हाँ जी, लिख लिए, लिखो। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो, लिखिए परमाणु के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। परमाणु के मौलिक कण। मौलिक कण लिखना है इसमें। लिखना प्रारंभिक अवधारणाओं, लिखिए प्रारंभिक अवधारणाओं में, प्रारंभिक अवधारणाओं में परमाणु को अविभाजित कण माना गया। परमाणु को अविभाजित कण माना गया। प्रारंभिक अवधारणाओं में परमाणु को अविभाजित कण माना गया, अविभाजित कण माना गया, परंतु 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 बाद में पता चला,
बाद में पता चला कि परमाणु के भीतर कुछ स्थायी मौलिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करें और लिखिए, नवीनतम अनुसंधानों से पता चला है, कि परमाणु के भीतर मौलिक कणों के अलावा कुछ अस्थायी कण अनस्टेबल पार्टिकल्स, अस्थायी कण भी पाए जाते हैं। कुछ अस्थायी कण भी पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मैसोन कण, फोटोन आदि। अभी तक आप हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अटके हुए हों, लेकिन दुनिया जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये सब कण भी परमाणु के अंदर ही पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, एंटी न्यूट्रिनो पाया जाता है, पाई मैसोन पाया जाता है, और फोटोन जैसी एनर्जी निकलती है उसमें से। ये सब कण भी उसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये सब क्या है? अनस्टेबल हैं, अस्थायी हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, यानी इनका सृजन होता है और फिर ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से भी कुछ कण हैं जो लंबे समय तक स्थायित्व दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं? मौलिक कण हैं जो हमेशा परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा जो अभी हम स्टडी जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है। तो इन पर तो हम डिटेल में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? नाभिक और नाभिक में उपस्थित कणों की। तो तीन जो मौलिक कण हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप ये समझ लें। जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा लिख लें। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इतना वजन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। (9.1 गुणा 10 की घात -31). इस मास पर थोड़ा सा डिस्कशन करो। 9.1 इंटू 10 की घात -31,
10 की घात -31 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो पॉजिटिव का हो जाएगा 10 की घात 31 हो जाएगा। यानी 9.1 में 10 की घात 31 से भाग दे दो, जितना वजन आए किलोग्राम में वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। अब 10 की घात 31 से भाग दोगे तो कुछ बचेगा क्या 9 में? 9 जो है उसमें आपको करना क्या है, पॉइंट और फिर 31 जीरो लगाना, ऐसे 31 जीरो लगाओगे और फिर लास्ट में आएगा इतने किलोग्राम द्रव्यमान है। तो कुछ बचेगा क्या? तो नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, यह नगण्य द्रव्यमान माना जाता है। नगण्य, यह नगण्य द्रव्यमान माना जाता है, नेग्लिजिबल। मतलब अगर आप परमाणु का द्रव्यमान देख रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा एक और चीज लिख दो बस यहां पे छोटी सी, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है। करता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन खोज किसने की? खोज की गोल्डस्टीन ने। वेरी गुड। नाम, इसकी व्याख्या, नाम, नाम दिया, व्याख्या की किसने? रदरफोर्ड ने। खोज गोल्डस्टीन ने की, नाम और व्याख्या किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अगर आप इस पे आवेश की बात करें, आवेश Q, तो ध्यान रखिए इकाई के रूप में पूछे तो क्या होगा? इकाई धनावेश, इलेक्ट्रॉन के विपरीत है। लेकिन Q की वैल्यू अगर पूछे तो पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सेम उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, सेम उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस वहां नेगेटिव था, यहां क्या है? पॉजिटिव है। इतना अंतर होता है, इतना ही अंतर होता है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान MP, MP कितना है? द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 10⁻⁻27 किलोग्राम। बहुत ज्यादा ये भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां 10⁻31 से भाग देना पड़ रहा था, यहां 10⁻27 से भाग देना पड़ेगा, यानी 4 जीरो कम हो गई, यानी 10,000 गुना इसमें चीज में अंतर आ गया। समझ गए? तो इसलिए नेक्स्ट तीसरा लिखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, आवेश, आवेश चार्ज कैसा है ये? उदासीन, उदासीन। ठीक है, और फिर हम बात करें
द्रव्यमान की, द्रव्यमान यानी एम एन कितना है बेटा? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी लगभग उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन से थोड़ा सा। यहां आता है 1.672 और यहां आ रहा है 1.674, बस इतना अंतर है। पॉइंट के बाद 3 स्टेप में चेंज आता है। 1.672 वहां पर 1.674, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपेक्षाकृत प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। लिख लिया? और अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, क्या? यहां पर आप नोट डाल के लिखें या डायरेक्टली लिख लें। लिखना, किसी पदार्थ के परमाणु, किसी पदार्थ के परमाणु के भीतर, किसी पदार्थ के परमाणु के भीतर या अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? एक समान होती है, एक समान होती है, तथा इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बिल्कुल समान परंतु विपरीत प्रकृति की होती है, प्रकृति की होती है। अतः परमाणु प्रकृति से क्या होता है? उदासीन, न्यूट्रल होता है। अतः परमाणु प्रकृति से उदासीन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह काम आती है, और ये ज्यादातर बच्चे इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं या फिर समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परमाणु के अंदर, परमाणु है किसी पदार्थ का, मान लो ये परमाणु है, ये नाभिक है, तो इसके अंदर ले दे के 3 कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? न्यूट्रॉन पे क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस परमाणु पर ये बताओ भाई बेटा चार्ज कौन सा होगा, तो आप कहोगे सब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होगा, न्यूट्रॉन पे तो कुछ है नहीं। किससे डिसाइड होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो ये यही कह रहे हैं यहां पर कि जितने प्रोटॉन होते हैं परमाणु में उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और ये, तो टोटल चार्ज जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो परमाणु कैसा हो गया? उदासीन। परमाणु कैसा हो गया? उदासीन। आगे बात समझ में? परमाणु जो होता है, परमाणु उस पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज है, मान लो Q ले लिया आपने, कौन सा ले लिया? Q, तो इस पे धनात्मक और इस पे ऋणात्मक, और दोनों का मान बराबर है, लेकिन एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। मैं कह दूं एक पे +6 और एक पे -6 तो 0 आएगा कि नहीं आएगा?
तो 6 बराबर है दोनों पे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में तो टोटल कितना हो गया 0। तो इसलिए परमाणु कैसा होता है प्रकृति से उदासीन। समझ गए? तो परमाणु के अंदर ये बात अपने जहन में बिठा लो कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन आवेश पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये स्थिति बदलती भी है। और ये स्थिति कब बदलती है? जब परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, क्योंकि रासायनिक क्रिया कौन करेगा? परमाणु ही करेगा। और जब परमाणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है तो रासायनिक क्रियाएं करने के लिए उसे या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है, तो ये बैलेंस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी उदासीनता खो जाती है। परमाणु अपनी उदासीनता कब खोता है? जब रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। तब परमाणु परमाणु नहीं रहता है, तब वो आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। अगर उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो धनायन वाला पोर्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो क्या बनेगा? धनायन। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वो क्या बनेगा? ऋणायन। समझे बात? तो नीचे लिखो एक पॉइंट, नीचे लिखिए इसके, लिखना परंतु जब परमाणु रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, तब परमाणु की उदासीनता गायब हो जाती है, ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आयन कहलाते हैं। समझिए? और ये आयन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो धनायन और एक ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में कहते हैं कैटायन, ऋणायन को क्या कहते हैं? एनायन। धनायन क्या है? जो परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ऋणायन क्या है? जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें सब कुछ भूल जाना, पर ये दो जो चीजें लिखाई हैं आपको ये मत भूलना कि परमाणु एक तो क्या होता है? उदासीन होता है, और दूसरी बात जब रासायनिक अपक्रियाएं करता है तो अपनी उदासीनता को खो देता है, या तो धनायन में बदल जाता है या ऋणायन बदल जाता है। समझिए? उदाहरण और बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारी मानसिक स्थिति पर मुझे पूरा भरोसा है। कितनी देर याद रखोगे? तो एक एग्जाम्पल और बताते हैं। लिख लिया? चलिए तो देखिए, उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे कि हमने कल से इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों क्रियाएं करते हैं।
क्रिया करने से पहले ये दोनों उदासीन हैं। क्यों उदासीन है? सुन लो। इसलिए उदासीन है कि सोडियम के पास प्रोटॉन भी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, और इसके पास न्यूट्रॉन 12 होते हैं। इसका परमाणु भार टोटल होता है 23 या 22.5। उसको छोड़ दो, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। क्लोरीन के पास प्रोटॉन की संख्या होती है 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 17, ठीक है। और न्यूट्रॉन इसके पास 18 हो सकते हैं, 18 के आसपास, तो 35 या 35.5। ये अब बाद है परमाणु भार में भी, ठीक है, इसको छोड़ो। लेकिन उदासीनता है या नहीं है? प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 17, है कि नहीं? उदासीनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अब चेंज होने वाला है। ये 11 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 1। इधर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। अब इनको क्या करना है? उदासीन तो हैं, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? स्थायित्व नहीं है। अष्टक के नियम के अनुसार इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन 1 ग्रहण करेगा। ये वाला 7 की जगह 8 हो जाएंगे। अब होगा क्या कि इसके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इसके पास कितने हो गए? प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब आपका Cl नहीं रहा। जब आप Cl लिख रहे थे तो उदासीन था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर चुका है, तो इसको क्या लिखोगे? Cl-, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इधर आपके इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन कितने हो गए? 11। तो तुलना करो, एक प्रोटॉन क्या हो गया? ज्यादा, तो इसको क्या लिखोगे? Na+। आगे बात समझ में? और इस प्रकार क्या बना? NaCl। समझिए, बाकायदा पूरी रजिस्ट्री होती है इनकी, लेखा जोखा पूरे लिखित में होता है कि तुझे 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं और तू 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये साझा, ये आदान प्रदान लंबा चलना चाहिए। तो लंबा चलता है, मजबूत होते हैं आयनिक बंध, क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसी एक व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है, आपका सगा संबंधी है, आपके पास खूब धन संपत्ति है, लेकिन एक ऐसा है जिसके पास जरूरत नहीं है, उसको आप क्या दो? उसकी कदर नहीं करेगा। लेकिन गरीबों को दो, कदर करेंगे, खूब दुआएं देंगे। समझ रहे हो? तो सेम कहानी है, यहाँ दोनों की आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे की ये क्या करेंगे? कदर करेंगे। NaCl बनेगा, स्थायी रूप से बनेगा। लेकिन जरूरत नहीं है तो विघटन हो जाएगा, अस्थायी पदार्थ बनेगा। समझिए? तो सारे नियम आप इस पे लागू कर सकते हो। तो ये हो गया आपका उदाहरण, छाप दो इसको जल्दी। ये आपका क्या है? धनायन। और ये आपका क्या है? ऋणायन। जल्दी छापो। लिख लिया बेटा? हाँ जी। अब आप आगे लिखो कुछ और परिभाषाएं, एक छोटी सी परिभाषा। एक और चीज याद रखना, बस इतना दिमाग में रखना कि परमाणु क्रमांक, एक परिभाषा होती है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि कोई परमाणु है। एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई जैसे 118 तत्व खोजे गए, अब 118 तत्वों को अध्ययन की दृष्टि से समायोजित करना था, व्यवस्थित करना था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, आवर्त सारणी बनाते हैं और उनको ऐसे सीक्वेंस में रखते हैं कि इनको देख के ही पता लग जाए, उनका अध्ययन आसानी से हो जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि व्यवस्थित कैसे करें, कौन से तत्व को कौन सी जगह पर रखें। भाई जैसे शुरुआत में 118 तो एक साथ खोजे नहीं गए होंगे, 10, 20, 50 जितने भी खोजे गए कि इनको नंबरिंग कैसे दें। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम बताए, बहुत सारे नियम आए, त्रिक नियम आया,
परमाणु भार वाला नियम आया, फिर परमाणु क्रमांक वाले बहुत सारे नियम आए। लास्ट में सफल जो हुआ वो परमाणु क्रमांक वाला हुआ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेंडलीफ। क्या नाम था? मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफी चर्चा में रही, लेकिन फेल हो गई थी बाद में, क्योंकि ये किसके आधार पे थी? परमाणु भार के आधार पे। फिर जो सफल हुई वो किसकी हुई? मोजले। मोजले जो हैं इनकी आवर्त सारणी सफल रही, और ये आज तक चलती है। आधुनिक आवर्त सारणी यही है, और ये किसके आधार पर है? परमाणु क्रमांक के आधार पर है। किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे। एक्चुअल में इन्होंने ये कहा कि जो तत्व खोजे जा रहे हैं उनको आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पर रखते जाओ। तो इन्होंने कहा कि निश्चित स्थान, भाई कोई तो आधार होना चाहिए। किसके आधार पर दें? इनके कोई ऐसा तो है नहीं कि इनके माँ बाप ने इनके नाम रख दिए हों अल्फाबेट के आधार पर हम इनको बिठा दें। ठीक है, कोई तो होगा। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, परमाणु के भीतर 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके आधार पर रख दो। मान लो आपने कोई तत्व खोजा, उस तत्व का एक परमाणु निकालो, उस परमाणु में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 10 पाए तो 10वें नंबर पे उसको रख दो, 11 पाए तो 11 पे रख दो। इन्होंने कहा सेम होंगे तो, कि सेम नहीं होंगे, सब में अलग अलग होते हैं, कि ठीक है चलो। लेकिन इन्होंने बाद में देखा कि ये परमाणु जो हैं ये तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं। कि कैसे बदलते हैं? रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कोई ग्रहण कर रहा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो सोडियम का परमाणु था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। उसने एक त्याग दिया, उसके पास 10 ही रह गए। अब ये कहेंगे कि यार जो Na है और Na प्लस है, चीज तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो गई? बदल गई। तो अब इसको 10वें पे रखूं कि 11वें पे रखूं? कंफ्यूजन है या नहीं है? तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के आधार पे तो नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉन के आधार पे नहीं रख सकते, कि ठीक है। तो इन्होंने कहा एक काम करो, न्यूट्रॉन के आधार पे रख दो, जितने न्यूट्रॉन उतना नंबर। फिर न्यूट्रॉन के आधार पे विचार हुआ, तो किसी ने कहा कि न्यूट्रॉन के आधार पे रख लो। न्यूट्रॉन के आधार पे इन्होंने रख के देखा होगा। तो एक था वैज्ञानिक जिसको कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 6। समझिए? तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, 6वें पर रख देते हैं। लेकिन दूसरे ने कुछ समय बाद क्या किया? बोला कार्बन का परमाणु एक ही जैसा नहीं होता जो तूने खोजा है, इसके अलावा भी होते कार्बन के परमाणु। कि कैसे? कि हमने कार्बन 14 भी देखा है, और कार्बन 14 में प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने? 8। अब बता बेटा कौन से पे रखेगा, 6वें पे कि 8वें पे? न्यूट्रॉन के आधार पे रखें तो एक में 6 है, एक में कितने? 8। तो बोला न्यूट्रॉन के आधार पे भी नहीं रख सकते। आगे बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान बदल जाती है, और न्यूट्रॉन की संख्या ये जो है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार क्या है? एक का 12, एक का 14, तो ये समस्थानिक है, आइसोटोप्स। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग है, तो न्यूट्रॉन को आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर इन्होंने कहा कि प्रोटॉन पर विचार करो। तो प्रोटॉन को जब देखा गया तो पता चला कि प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है। प्रोटॉन किसी तत्व के परमाणु में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और किन्हीं दो तत्वों के परमाणु के अंदर प्रोटॉन कभी समान नहीं होते, सब में अलग अलग होते हैं। सब में अलग अलग होते हैं और बदलते भी नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? इसी को आधार बना देते हैं। तो आधार बना दिया। तो परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? लिख दो फटाफट, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की
संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। नीचे लिख दो अर्थात परमाणु क्रमांक के लिए इन्होंने सिंबल सेलेक्ट किया क्या, जेड। तो इसका मतलब ये हो गया जेड बराबर क्या हो गया, पी। जितने प्रोटॉन वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक। जेड बराबर पी, याद रहेगा। नीचे एक पॉइंट और लिखो, आवर्त सारणी में, कौन सी आवर्त सारणी, आधुनिक, जो किसकी है, मौजले की। लिखो आवर्त सारणी में सभी तत्व आवर्त सारणी में सभी तत्व किसके आधार पर रखे गए, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित हैं। आवर्त सारणी में सभी तत्व परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्थित हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर ही व्यवस्थित हैं। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा देखें। परमाणु भार, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इन्होंने कहा परमाणु का भार भी निकालना है। 118 तत्व हैं, इनमें से सबके परमाणुओं के भार कितने कितने होते हैं ये भी पता करो। तो ये तो इन्होंने कहा बहुत सिंपल है कि कैसे, इलेक्ट्रॉन में तो कोई भार होता नहीं है, भार किस में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़ दो, परमाणु भार निकल जाएगा। तो इससे निकाल दिया। लिखो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, उसका परमाणु भार कहलाती है। परमाणु भार कहलाती है। उसका परमाणु भार कहलाती है। और देखो परमाणु भार के लिए इन्होंने सिंबल जो रखा वो क्या रखा, कैपिटल ए। नीचे लिख दो अर्थात कैपिटल ए बराबर P प्लस एन, कैपिटल ए बराबर P प्लस एन। ए बराबर P प्लस एन, ठीक है। चलिए एक और चीज लिखो, स्टार लगा के लिखना। परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका या मेथड या विधि, परमाणु को प्रदर्शित कैसे करें। 118 तत्व हैं, इसका मतलब 118 प्रकार के इनके अंदर क्या होंगे, परमाणु। ये तो पक्की बात है ही। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के होंगे, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के, सब में अलग अलग हैं। अब इनको अगर आपको प्रदर्शित करना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक मेथड बताया, तरीका। इन्होंने कहा कि आप जो 118 तत्व के जो परमाणु हैं उनको ऐसे लिखेंगे। मान लो किसी तत्व का परमाणु X है, परमाणु क्या है X, तो यहां पर आप Z लिखो और यहां पर क्या लिख दो, A। यहां पर क्या लिखेंगे Z,
यहां पर क्या है ए, एक्स क्या है परमाणु, मैंने यहां पर एक्स किसको माना है, परमाणु को माना है, ए क्या है परमाणु भार, और जेड क्या है परमाणु क्रमांक। कि आप ऐसे लिखा और ये निश्चित रहेगा, मतलब सबका फिक्स है, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जेड एक्स ए, दोनों एक ही तरफ लिख दिए, ठीक है, फिक्स तरीका है ये। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत परेशान करती हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 1H3, 1H3, या लिखा हुआ है 6C12, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप मुझे इस तरीके से आपको दे दिया, तो आप देख के बता सकते हो नहीं बता सकते, आप इसको देख के बता सकते हो कि मैं आपसे पूछूं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हाँ, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, और इसका परमाणु भार, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 12, समझिए बात। इसी तरीके से, इसी तरीके से और देख लो एक उदाहरण, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, तो आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, समझिए होंगे बस। अब आप इतना कुछ बताने के बाद अब आप तैयार हुए हो नाभिकीय भौतिकी पढ़ने के लिए। अभी आपको क्या किया है, तैयार किया है। ये सब अगर आपको नहीं आता है तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने में क्या आती है, फिर नहीं समझ, तो ये जानना जरूरी है। हाँ बेटा लिख लिया। अब आप इसमें नेक्स्ट परिभाषा लिखो, नाभिक, न्यूक्लियस। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, जो तुम कहना चाह रहे हो वो मुझे तक आ रही है पर आवाज नहीं आनी चाहिए। न्यूक्लियस लिखो, न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक। देखो भाई, नाभिक की खोज की गई थी 1908 में, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने 1908 में इसकी खोज की थी। और इस व्यक्ति ने, एक ध्यान हो तो अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हाँ अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत कहते हैं। इसने सोने की एक झिल्ली ली थी और उस पर अल्फा किरणें क्या की थी, डाली थी, बौछार करवाई थी, और उससे रदरफोर्ड को ये पता लगा कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है वो बिल्कुल सघन है, ठोस है, यानी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसी में निहित है, और बाहरी भाग परमाणु का क्या होता है, खोखला होता है, यानी इसके अंदर चीजें क्या हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें से तो अल्फा किरण आसानी से निकल गई थी, लेकिन यहां से जो अल्फा किरण आई वो क्या हो गई, मुड़ गई, और एक अल्फा किरण 20,000 किरणें जब भेजी उनमें से एक ऐसी थी जो एज इट इज वापस भी क्या हो गई, लौट गई। तो रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया था कि ऐसा तभी संभव है क्योंकि बाहरी भाग जहां से अल्फा किरणें लगातार पार हो रही हैं तो वो तो इसका मतलब खोखला है, खोखला, लेकिन केंद्र के आसपास सेंट्रल जो पार्ट है वहां पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित है, और ये जो भाग है वो बहुत ज्यादा सघनता वाला है, सघन है, ठीक है, और इसी भाग को इसने क्या कहा, नाभिक। समझे बात। अब ये जो नाभिक है इसकी
हम अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं, इतना सा ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, नाभिक के बारे में, कि भाई नाभिक जो होता है, भाई ये एक्सपेरिमेंट बता दिया, उसके बाद हम यही कहते हैं कि जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इसके अलावा हम कुछ पढ़ते नहीं नाभिक के बारे में, नहीं। अब लेकिन सारी स्टडी जो है वो किस पर होगी, नाभिक पे ही होगी। अब सारी कहानी जो है नाभिक पे, क्योंकि रदरफोर्ड ने इतना ही नहीं बताया था, इससे आगे भी बहुत सारे प्रयोग रदरफोर्ड ने किए थे। रदरफोर्ड के अलावा और भी कई सारे वैज्ञानिक थे बाद में जिन्होंने इन पर स्टडी की, नाभिक पर। जैसे कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी बैकुरेल, जिसने गामा किरणों की खोज की थी। एक मैडम थी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने बहुत सारी रिसर्च की इन पर, ठीक है। रदरफोर्ड ने बहुत सारे किए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन पर अलग अलग क्या किए, काम किए। तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा लिख दो, 1908 में रदरफोर्ड ने खोज की है। लिखना, परमाणु परमाणु का केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, जिसमें जिसमें धन आवेशित प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित, सॉरी, तथा, हाँ 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 हाँ, टेंशन मत लो, तथा आवेश रहित न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन तथा आवेश रहित न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इन दोनों कणों को, इन दोनों कणों को सम्मिलित, इन दोनों कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन, सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, कहा जाता है। इन दोनों कणों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। इस टर्म को यहां पर याद कर लें, ये हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियन का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इस केंद्रीय भाग नाभिक में ही, इस केंद्रीय, लिख क्यों नहीं रहे हैं, अच्छा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रीय भाग नाभिक में ही निहित होता है, केंद्रीय भाग नाभिक में ही निहित होता है, केंद्रीय भाग नाभिक में ही निहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाभिक किसी परमाणु का, नाभिक किसी परमाणु का किसी परमाणु का अत्यधिक सघन या घनीभूत
इंग्लिश में लिखेंगे डेंस, घनीभूत भाग है जिसका घनत्व 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब होता है। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? बहुत खतरनाक सेंटेंस है ये। देखो समझो, नाभिक जो है, नाभिक परमाणु का आकार मैंने आपको बताया था, परमाणु का आकार 10⁻⁻, नाभिक का आकार 10⁻⁻12 मीटर, 12 मीटर। तो नाभिक के अंदर जो कण है प्रोटॉन, मान लो प्रोटॉन के पास है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास है न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन के पास क्या होगा? प्रोटॉन। यही स्थिति बनेगी भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के पास वाला कण न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन के पास वाला कण न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन के पास वाला कण प्रोटॉन। अब इनके लिए अंदर मान लो 10, 20, 50 न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं, तो इनके लिए जगह कितनी है? 10⁻⁻12 मीटर तो इसका टोटल आकार है, और उसके अंदर ये फंसे पड़े हैं, समझ रहे? तो ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा सघन होता है नाभिक। अगर हम किसी चीज के ये कहते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, जैसे आपने रोड पे लिखा हुआ देखा होगा गाड़ी चलाते हैं जब, कि सावधानी से चलें, आगे आबादी क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र मतलब वहां घनत्व ज्यादा है, लोग पास पास रह रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर का एरिया निकाला जाए तो उसमें कम से कम हजारों लोग हैं, और एक है जैसलमेर में चले जाओ, पूरे में 1 किलोमीटर में कितने हैं? 17 आदमी हैं। तो वहां पर घनत्व क्या है? सघन आबादी। एक जगह रेयर है, एक जगह क्या है? डेंस है। समझ रहे बात? तो अगर छोटी सी जगह पर ज्यादा चीजें व्यवस्थित हैं तो हम कहेंगे वो सघन है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। समझिए? अब इस छोटी सी चीज को, ये तो छोटी सी चीज हो गई, अब इसको कल्पना करो कि अगर इसी सघनता के साथ ये कोई ऐसे पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ लिया जाए कि जिसकी 1 मीटर मोटाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ही क्या हो? लंबाई। ऐसा एक क्यूब बना दो और उसी सघनता से पदार्थों को अंदर भर दो जैसे इसमें थे छोटे से में। तो पता है इस क्यूब का वजन कितना होगा? 10⁻17 किलोग्राम। इतना वजन निकलेगा इसका। नहीं यही बात समझ में? अरे भाई ये कह रहे हैं कि किसी परमाणु का, कोई नाभिक किसी परमाणु का अत्यधिक सघन भाग है, सघन भाग है जिसका घनत्व 10⁻17 किलोग्राम पर केजी है। मतलब अगर 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर इकाई आयतन लिया जाए, इकाई आयतन लिया जाए तो उसका वजन कितना निकलेगा? 10⁻17। इतना सघन है। और इसका मतलब ये है कि आप जो नाभिक है उसका आकार इतना छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो कण भरे हुए हैं वो बहुत आसपास भरे हुए हैं। तो छोटा सा कण है तो वजन तो छोटा ही होगा। लेकिन इसी सिचुएशन के आधार पे, जैसे इतनी सघनता इसमें है, वैसी सघनता आप एक बॉक्स ले लो जो कि मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए? उसकी 1-1 मीटर होनी चाहिए। तो उसका वजन जो है कितना निकलेगा? 10⁻17। 1 मीटर बॉक्स मान लो इतना बड़ा होगा, इतना ही 1 मीटर ऊंचा कर दो, उसको 1 मीटर क्या कर दो? चौड़ा कर दो। अब इतने से वजन का, इतने से बॉक्स का वजन अगर 10⁻17 निकल रहा है, 10⁻17 का मतलब समझते हो? 10⁹ पे हो गया 1 अरब, उसके बाद 7 जीरो और लगानी है। 10⁵ पे होता है लाख, 10⁶ पे होता है करोड़, 10⁵ पे क्या होता है?
10 करोड़, 10 करोड़ अरब, इतने सारे डेटा भी नहीं निकलेगा, इतना वजन बैठेगा उसमें, इतना सघन होता है नाभिक। इसका मतलब नाभिक में से कोई चीज पार करना बड़ा भारी काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जिन लोगों की समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो और भी अच्छी बात है। वो केवल इतना याद रखो कि नाभिक का घनत्व 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, बस इतना, क्योंकि जिंदगी में हर चीज समझना ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है। समझना जरूरी थोड़ी है कि हर चीज समझी जाए। बहुत से आपके आसपास ऐसे किरदार होंगे जो आपको जिंदगी भर समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और अभी तो तुम्हारी उम्र वो है कि तुम्हारी हो सकता है शादियां ज्यादातर की नहीं हुई हैं। जिसकी हो गई उससे पूछो कि वो समझ गया क्या उसको वो जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और एक और चीज, लड़कों को ये भ्रम होता है कि मेरी वाली अलग है सबकी एक जैसी होती है सर। ठीक है, ये सेम एक ही वो बनाया भगवान ने, मतलब रूपरेखा अलग दी है लेकिन सॉफ्टवेयर सबका एक जैसा ही बनाया है हार्डवेयर सबका अलग अलग हो सकता है, सॉफ्टवेयर सबका क्या है, एक जैसा है। अलग अलग समय पे खुलता है वो। लिखो आगे, आगे लिखो। ये तो आपने क्या लिखा, हाँ एक और लिखो, नाभिक। एक पॉइंट और लिखो, नाभिक लिखिए। अरे बुरा मत मानो तुम लोग, बड़ाई कर रहा हूं तुम्हारी, तुम सब एक जैसे हो, समता का भाव है तुम्हारे अंदर, ये सब लिखो। नाभिक का लिखो, नाभिक का घनत्व शेष परमाणु, शेष मतलब जो बचा हुआ है, शेष परमाणु की तुलना में 10⁻12 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। नाभिक का घनत्व शेष परमाणु की तुलना में 10⁻12 गुना क्या होता है, अधिक। इसका मतलब यह है कि भाई बाहर वाला भाग तो खोखला है ना, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खोखला है, नेग्लिजिबल वो चीजें हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, और इसमें क्या है, सब पास पास चीजें भरी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहां पर तो घनत्व बहुत कम है, यहां पर तो रेयरली कोई चीज मिलती है, लेकिन यहां क्या है, मिलती है। तो कितना घनत्व ज्यादा है, 10⁻12 गुना इसका घनत्व क्या है, ज्यादा होता है। एक पॉइंट और लिख दो, लिखना, नाभिक प्रकृति से धनात्मक होते हैं, प्रकृति से धनात्मक होते हैं। नाभिक प्रकृति से धनात्मक होते हैं। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव थैंक यू, धन्यवाद एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, रुको, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग डालो, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। हाँ जी, नाभिकीय बल। अब ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और इसके लिए एकदम फ्रेश माइंड चाहिए तो ब्रेक ले लो एक। तो रोज रोज क्यों पूछते हो, है आदतों से बाज नहीं आते हो।
प्रकृति में धनात्मक कैसे होगा? दिमाग लगाओ कैसे? लगाओ भगवान ने दिया है, सही जगह यूज करो। बताओ कैसे होगा धनात्मक? अरे समझना क्या इसके अंदर है, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन है, प्रोटॉन धनात्मक है, तो उसी का प्रभाव आएगा ना। फिर